हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपके लिए आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 97 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 98 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे, हो सकता है कि आप में से किसी की भावना को ठेस पहुँचे, बट हमारा उद्देश्य किसी भी तरीके से आपकी भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। अर्थात उन शब्दों का उपयोग हम केवल इस सब्जेक्ट को या इस विषय को समझने के लिए करेंगे, बाकी हमारा इससे कोई भी संबंध नहीं है। क्लियर? हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ना और पढ़ाना अपने आप में द्वंद्वात्मक रहता है कि हम जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो कितने न्यायोचित हैं या कितने न्यायोचित नहीं है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने भी इन्हीं शब्दों का उपयोग किया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्हीं शब्दों का उपयोग किया है। क्लियर? तो मजबूरी बस हमें पढ़ना पड़ रहा है, हम आपकी भावना का पूरा ख्याल रखते हैं। क्लियर? तो पढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, स्पष्ट कीजिए। 200 शब्दों में आपको लिखना है। 12.5 नंबर का ये प्रश्न था। क्लियर? तो हम पहले आपके प्रश्न को उत्तर को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दलितों की बेहतरी समान थे। इसका क्या मतलब? महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साध्य दलितों की बेहतरी के समान थे, परंतु इनके साधन भिन्न थे। महात्मा गांधी, जिनका जन्म वैष्णव परिवार में हुआ था, छुआछूत के विरोधी थे और वो नैतिक, आध्यात्मिक तथा ऊंची जातियों के लोगों के हृदय परिवर्तन के रास्ते दलितों की स्थिति सुधारना चाहते थे। वस्तुतः गांधी जी की रणनीति सुधारवादी थी। उनके अनुसार जातियां यदि एक दूसरे के पूरक होकर काम करें तो जाति प्रथा में न कोई जाति ऊंची है और न ही कोई नीची। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं अछूत प्रथा से पीड़ित रह चुके थे। उनका मानना था कि अछूत जाति प्रथा की देन है, इसलिए जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अछूतोद्धार असंभव है। गांधी जी के विपरीत अंबेडकर जी का मानना था कि जाति प्रथा में कोई सुधार नहीं किया जा सकता और इसके लिए वह विधि व्यवस्था, राजनीतिक और तौर तरीकों के द्वारा दलितों की स्थिति को सुधारना चाहते थे। और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी किया। वह अंतरजातीय विवाह, साथ साथ खान पान, शिक्षा, प्रसार एवं पृथक निर्वाचन विधियों के द्वारा दलितों की स्थिति को सुधारना चाहते थे। तो वहीं गांधी जी दलितों के हितों की सुरक्षा के लिए पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि दलितों को पृथक समुदाय का दर्जा मिलते ही छुआछूत स्वयं खत्म करने का मामला ही दब जाएगा तथा हिंदू धर्म में समाज सुधार का कार्य रुक जाएगा। इसके विपरीत अंबेडकर जी का मानना था कि दलितों की स्थिति में सुधार तभी संभव है जब उनका राजनीतिक व आर्थिक सशक्तिकरण होगा। हालांकि दोनों इस विषय में एकमत थे कि दलितों की स्थिति में सुधार शिक्षा के प्रसार एवं जन जागरूकता के द्वारा हो सकता है। इसके लिए गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र एवं अंबेडकर जी बहिष्कृत भारत के द्वारा प्रयासरत थे। अतः आधुनिक भारत के दो महान व्यक्तित्व एवं एक समान लक्ष्य के लिए अलग अलग उपागमों एवं रणनीतियों द्वारा प्रयासरत थे। क्लियर? आपने अच्छा उत्तर लिखा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि प्रश्न के उत्तर में जो एक तारतम्यता हो, हालांकि आपने नॉर्मल तरीके से आप कहीं पे भी इस प्रश्न का उत्तर चेक कराएंगे तो आपको एक अच्छे और बेहतर अंक दे देगा। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि हम आपको अच्छे और बेहतर अंक के लिए नहीं पढ़ाते, हम आपको इतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि फिर उस फील्ड में या उस विषय में आपसे ज़्यादा परफेक्ट कोई ना हो। क्लियर? तो हम उसी हिसाब से आपको बताते हैं। हम इस प्रश्न में आपके उत्तर की आलोचना करें उससे पहले हम यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं उनको आपको बता दें, ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि सर ये अपसारी का क्या मतलब, ये उपागम का क्या मतलब और ये रणनीतियों का क्या मतलब। क्लियर?
होता क्या है कि यूपीएससी में कई शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में जटिल लगते हैं बट इंग्लिश में सरल लगते हैं। हिंदी में उनकी शब्दावलियाँ इतनी जटिल होती हैं कि उसमें सहजता का भाव नहीं आ पाता। अपितु जब हम इंग्लिश को देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर या हमारे अंदर की जो आप कह सकते हो अंतः प्रज्ञा है, वो इस बात के लिए अभिशप्त कर देती है कि हाँ, इसका अर्थ ये है। जैसे अभी आप लोग अपसारी का मतलब नहीं समझ पा रहे लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मतलब है इंग्लिश में डाइवर्जन, तो आप समझ के अच्छा डाइवर्जन का मतलब अलग अलग, चलो ये अच्छा हुआ। दूसरा मतलब है उपागम। उपागम का क्या मतलब है? स्ट्रेटजीज या अप्रोचेस। क्लियर। और रणनीतियों का मतलब है स्ट्रेटजीज, अर्थात वो कौन से डाइवर्जन अप्रोचेस थी, वो कौन सी डाइवर्जन रणनीतियाँ थीं या स्ट्रेटजीज थी जिनको लेकर गांधी और अंबेडकर का मत अलग अलग था लेकिन उनका गोल एक था। क्लियर। अब सारी ये वर्ड आखिरकार लिया कहाँ से गया, आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा। जब आप पढ़ते हो ना अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट, ये आप ज्योग्राफी जब पढ़ोगे और ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसमें आप पढ़ते हो ना कि अभिसारी प्लेट कौन सी होती हैं और अपसारी प्लेटें कौन सी होती हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग, अपसारी का मतलब होता है अलग अलग। और जब वो प्लेटें अलग अलग जाती हैं तो क्या होता है कि बीच में एक लूप होल क्रिएट होता है, जिसको आप लोग भ्रंश वगैरह पढ़ते हो। ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे वहाँ पे। अभिसारी का क्या मतलब होता है कि हाई प्रेशर की जो लेयर है वो लो प्रेशर से जब टकराती है, जैसे महासागरी और महाद्वीपी, तो क्या होता है कि उसमें महाद्वीपी जो प्लेट है वो अब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, अर्थात नीचे को चली जाती है और वो ऊपर रहती है, जिससे क्या होता है आप कई बार देखते हो कि उससे मैग्मा बाहर निकलता है या आप भूस्खलन की घटनाएं देखते हो। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में, अभी यहाँ मैं नहीं पढ़ा रहा, बस आपको अपसारी का मतलब बता रहा हूँ। क्लियर। अब आप समझ गए कि वास्तव में प्रश्न का क्या उत्तर है। तो जब प्रश्न का ऐसा उत्तर है तो इसको आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ऐसे कैसे लिखना है? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपने पिछली वाली लास्ट लाइन को, अर्थात ये जो गांधी के बारे में आपने लिखा ना कि गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र और अंबेडकर साहब ने बहिष्कृत भारत के द्वारा, आप इसको फर्स्ट लाइन में लाओ। क्यों? जब आप इसको अपने फर्स्ट यहाँ पे पैरा में ले आओगे तो एग्जामिनर के अंदर ये विश्वास हो जाएगा कि आपको गांधी की अच्छी समझ है, आपको अंबेडकर साहब की अच्छी एक समझ है। क्लियर। क्यों? क्योंकि आपने उन दोनों के मुख्य स्रोतों को ले लिया कि गांधी ने हरिजन में खास तौर पर दलितों के बारे में जो बातें लिखी या दलितों को किस प्रकार हरिजन की संज्ञा दी, उसके पीछे का उनका मंतव्य क्या था और उसके पीछे का उनका मूल उद्देश्य क्या था, ये पता चलता है। दूसरा, अंबेडकर साहब ने अपनी पुस्तक बहिष्कृत भारत में किस तरीके से दलितों के उत्थान की बात की या दलितों के लिए उन स्ट्रेटजीज की बात की जिनके बेस पे वो कल्याणकारी राज्य में अपनी मुख्य भूमिका का वहन कर सकते हैं। और उसी में वो ये बताते हैं कि हम साथ साथ खान पान की व्यवस्था को प्रमोट करें, हम ये अस्पृश्यता का अंत करें, अर्थात जाति भेद को पूरी तरह से समाप्त करें, हम पृथक निर्वाचन के माध्यम से दलितों को राजनीति की मुख्य धारा में लाएं ताकि दलित अपना कल्याण स्वयं कर सकें। क्लियर। तो आप ये जब बताते हो कि हाँ बहिष्कृत भारत में अंबेडकर साहब ने ये कहा और हरिजन में महात्मा गांधी जी ने ये कहा, तो आपका उत्तर तथ्य और तर्क के तराजू पे खरा हो जाता है। क्लियर। फिर बचता है इन दोनों लोगों के व्यक्तित्व का या इन दोनों लोगों की बातों की कॉमन बातों को निकालना और उन कॉमन बातों पे गांधी जी का क्या मत था और अंबेडकर साहब का क्या मत था और दोनों के मत के पीछे के तर्क क्या थे, ये फिर आप बताने लगते हो तो आपके उत्तर में एक गहनता आ जाती है। क्लियर। और एग्जामिनर एक क्रम में बना रहता है। समझ गए? तो आप ऐसा कर सकते हो। फिर क्या है कि जब आप ये चीज़ बताते हो तो जैसे आपने यहाँ पे बताया ना, जैसे एक दो शब्द आप यहाँ पर चेंज कीजिए, मतलब एक दो शब्दों को चेंज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इन शब्दों की बात नहीं की गई। आप कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों का उपयोग करें। जैसे आपने बार बार यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, कहाँ गया, अछूत।
अछूत अपने आप में खराब वर्ड लगता है। मतलब खराब इसलिए नहीं लगता, क्योंकि खराब इसलिए है क्योंकि अब ऐसे शब्दों का उपयोग है नहीं, और ख़ासतौर पे इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अब ऐसे शब्दों की कोई प्रासंगिकता रह नहीं जाती। क्लियर? तो आप अछूत वर्ड को यहाँ से हटाएं, यहाँ पे आप अस्पृश्य वर्ड को यूज कर सकते हैं। क्लियर? और अस्पृश्य जैसी प्रथा को रोकने के लिए क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 17 में अछूत शब्द नहीं उपयोग किया गया है, वहाँ पर अस्पर्श वर्ड यूज किया गया है। तो अस्पर्श वर्ड अपने आप में थोड़ा अच्छा है। जैसे जब हम कहते हैं ना विकलांग, तो विकलांग एक तरीके का गलत सेंस जाता है, लेकिन जब हम कहते हैं दिव्यांग तो उसका एक सकारात्मक मोटिव होता है। समझ गए? तो ऐसे ही आप इस चीज़ को वर्ड को चेंज कर सकते हो, जिससे आपका उत्तर काफ़ी और अच्छा हो जाएगा। समझ गए? फिर आता है, जब आपने ये चीज़ें कर ली तो आप क्या करें कि पहले अंबेडकर साहब के बारे में बताएं, गांधी को सेकंड स्टेज में रखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निष्कर्ष लास्ट में किसका भारी रहता है, या तरीका जो सबसे ज़्यादा था, या जो रणनीतियाँ जो सबसे ज़्यादा थी वो किसकी सफल होती हैं? गांधी की। क्यों? क्योंकि अंबेडकर भी अंत में गांधी की ही बात मानते हैं, अंबेडकर भी अंत में गांधी के रास्ते पे ही चलते हैं। समझ गए? अर्थात हावी कौन था? गांधी। तो गांधी को जब आप लास्ट में रखोगे और अंबेडकर के द्वारा बताए गए रास्तों को आप पहले प्रमुखता दे दोगे, और फिर किस तरीके से गांधी जी अंबेडकर की एक एक बात का खंडन करते हैं और उन्हें इस तरीके से सुझाव देते हैं कि साहब आप एक काम करो ना, आप पृथक निर्वाचन क्यों मांग रहे हो? अर्थात पृथक, अब आप लोगों के मन में लग रहा होगा साहब ये पृथक निर्वाचन का मतलब ही बता दो। देखो, पृथक निर्वाचन का मतलब ये होता है कि कोई भी जाति या कोई भी वर्ग या कोई भी धर्म, उस धर्म के व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा हुआ है तो उस धर्म के व्यक्ति को केवल उसी धर्म के लोग ही चुनेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि उस धर्म का व्यक्ति जीतेगा। समझ गया? इसको कहते हैं पृथक निर्वाचन। और जो नॉर्मल निर्वाचन होता है उसमें हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति को चुन सकता है। जैसे आप देखिएगा कि अभी आप लोगों के यहाँ पंचायतों के चुनाव होने वाले होंगे, तो पंचायत में मान लीजिए अगर सीट जनरल की आती है या एससी की आती है या एसटी की आती है या ओबीसी की आती है, तो सपोज कीजिए अगर एससी प्रतिनिधि खड़ा हुआ है चुनाव में, क्लियर, तो क्या होगा, एससी को ओबीसी वाला भी चुनेगा, एससी को जनरल भी चुनेगा, एससी को एसटी भी चुनेंगे। क्लियर? तो अब आप बताइए, जब एससी को जनरल चुनेगा तो क्या एससी की जो स्थिति है या जो एससी का लेवल है उस जनरल की नज़र में ऊंचा नहीं है? अर्थात जनरल वाले को लग रहा है कि हाँ ये सम्मानीय व्यक्ति है और ये हमारे गांव का भला कर सकता है, कल्याण कर सकता है। और एससी के मन में जो ये चीज़ थी कि अरे वो जनरल वाला हमें वोट तो नहीं देगा, एज्यूम कर रहा हूँ, बस आपके अंदर देखो एक इमेजिन बना लो ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक? तो एससी वाले को क्या लगा, अरे वाह इसने तो मेरा साथ दे दिया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। समझ गए? तो क्या हुआ, इन दोनों के मध्य बंधुत्व का भाव बढ़ेगा और ये अलगाववाद की ओर ना जाकर एकात्मक की ओर जाएंगे। क्लियर? तो ये इससे क्या होगा, इससे मूलतः कल्याण होगा। गांधी यही कहते थे कि साहब आप ये सोचो, अंबेडकर साहब से जब पूना पैक्ट होता है तो वहाँ पर गांधी ने यही समझाया है। हालांकि डिटेल में हम कल से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से पता है। ठीक है? गांधी ने वहाँ पे यही समझाया कि अंबेडकर साहब आप ये बताइए कि अगर पृथक निर्वाचन के अंतर्गत केवल और केवल आपके समुदाय को आपके ही समुदाय के लोग चुने, तो फिर इसमें ज़्यादा सम्मान की बात है, या फिर आपके समुदाय के लोगों को पूरा समाज चुने उसमें आपकी सम्मान की बात है? तब अंबेडकर साहब को समझ में आया कि हाँ गांधी जी आप बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो वहाँ जाएगा ही, यानी कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेगा ही, या उसे जो जनरल के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करने ही देंगे, वो अपने प्रभुत्व से तो हमें बढ़ने ही नहीं देंगे। गांधी ने कहा तुम आपकी इस समस्या का समाधान तो हम कर ही देते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? वो बोले हम आपको 33% आरक्षण दे देते हैं, अर्थात हम आपकी 1/3 सीटें रिजर्व कर दे रहे हैं कि इन 1/3 सीटों में एससी कैटेगरी के लोग आएंगे ही आएंगे। समझ गए? तो ये एक डेवलपमेंट की अप्रोच थी, अर्थात गांधी का जो रवैया था ना वो आप कह सकते हो सुधारवादी था।
गांधी का रवैया समस्या को समाप्त करना नहीं था, बल्कि उस समस्या के स्वरूप को परिवर्तित कर देना था। गांधी ये नहीं कहते थे कि हम इस चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर सकते, क्योंकि गांधी व्यवहारिक थे। गांधी को अच्छे से पता था कि भारत का समाज, भारत की संस्कृति, भारत के रीति रिवाज, भारत की वर्षों की चली आ रही वर्ण व्यवस्था को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, अर्थात हम लोगों के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात हम लोगों के अंदर इस भाव की पीड़ा को कम कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आप जब आईएएस की तैयारी करने आए या आज आप लोग आईएएस की तैयारी करते हो, तो क्या कोई किसी से ये पूछता है कि साहब आपकी कास्ट कौन सी है? क्या कोई आपसे ये पूछता है कि नहीं आपकी कास्ट ये तो हम अपना रूम पार्टनर नहीं बनाएंगे? क्या कोई आपसे ये पूछता है? और अगर ये पूछता है, आपका नाम अगर जैसे मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि अगर कोई पर्सन आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, आपने कहा मेरा नाम सुरेश है, और उसने पूछा नहीं सर आपका पूरा नाम क्या है, तो समझ जाना वो जातिवाद के उस बंधन में जकड़ा हुआ है। समझ गए? वो धर्म वर्ण व्यवस्था के उस बंधन में जकड़ा हुआ है, जो न कभी जाति पे ध्यान दे, जो न कभी धर्म पे ध्यान दे, जो केवल आपके ज्ञान पे ध्यान दे। सच में वही आपका सबसे बड़ा सारथी है, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा सहायक है। क्लियर? तो आप उस चीज़ को देखिए। और आज आप देखेंगे कि जब आप लोग तैयारी करते हो तो क्या आपके साथ ऐसा भेदभाव होता है? ना तो आपके साथ कोई मास्टर ऐसा भेदभाव करेगा, ना कोई बुक स्टॉल वाला भेदभाव करेगा, ना खाना वाला भेदभाव करेगा। क्यों? क्योंकि अब उनका हृदय परिवर्तित हो चुका है, अर्थात अब वो किसी भी जाति या किसी भी बंधन पे नहीं बंध रहे, अब वो इकोनॉमी और अपनी सोसाइटी को ध्यान में रख रहा है। समझ गए? और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये प्रथा बदल रही है। आज आप देखोगे कि एससी और एसटी वर्ग काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं। आज वो कंधे से कंधा मिलाकर देश के डेवलपमेंट में अपना अहम रोल प्ले कर रहा है। समझ गए? आप देखोगे कि ग्राम पंचायत के प्रधान से लेकर देश के राष्ट्रपति तक के पद में वो अपने आप को सुशोभित कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, सोच सकते हो कि गांधी का जो सपना था, अंबेडकर का सपना था कि जो दलित हैं वो केवल और केवल समाज में एक अच्छा स्टेटस पालें, जबकि गांधी का सपना था वो विकास की मुख्य धारा के वाहक बने। वो न केवल अपने उस टाइटल को छिपाएं या अपने उस टाइटल को समाप्त करें, बल्कि उस टाइटल के बेस पर ही अपनी ज़िंदगी का एक टेक्स्ट लिखें। समझ गए? गांधी इस चीज़ पे थे। आज सोचो कि आज जब भी कोई उच्च पद पे होता है, आईएएस ऑफिसर जब बनते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा एक होता है जवाब देना, जो लोग रूढ़िवादी विचारों से ज़्यादा ग्रस्त हैं उनके लिए, या वो अच्छा होता कि जब आपको पूरी तरह से एक तरीके से फ्री मैच मिल जाता। मज़ा तो तब आता है ना कि जब आपके सामने बॉलिंग करने वाला ब्रेटली हो और आप पर्थ की पिच पे क्रिकेट खेल रहे हो। नहीं तो घर के गली में नुक्कड़ में सिक्स मारने से क्या फ़ायदा? तो वही चीज़ थी गांधी की। गांधी इस तरीके से कहते थे कि आप साहब ऐसे व्यवस्था लाओ और ऐसे ही हम फिर पालेंगे सक्सेस को। समझ गए? तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें कैसे करना चाहिए। अब आपने अधिकांश पॉइंट लिख ही दिए, फिर भी मैं आपको बेसिक तौर पे बता देता हूँ कि इसका फ्रेम कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था अभी कि आप क्या करेंगे, शुरू में बता देंगे कि गांधी जी ने हरिजन में और बी आर अम्बेडकर साहब ने अपनी बहिष्करण भारत पत्रिका में दलितों के उत्थान के लिए रणनीतियों की बात की। हालांकि इनकी रणनीतियां और इनके उपागम अलग थे, किंतु इनका लक्ष्य एक ही था। जैसा कि आप बताओगे, जैसा कि बी आर अम्बेडकर साहब का मानना था कि जो छुआछूत की प्रथा है, अर्थात जो अस्पृश्यता की जो व्यवस्था है, इसके लिए जाति व्यवस्था ही दोषी है, अतः जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। किंतु गांधी जी का मानना था कि जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहिए, गांधी का मानना था कि जाति व्यवस्था को समाप्त कर देने से इस व्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात जाति जो जो छुआछूत की व्यवस्था है वो क्योंकि कृत्रिम वर्गों के द्वारा उत्पन्न है। क्लियर? फिर आप देखोगे कि गांधी ये कहते हैं कि आप जो ये विधि व्यवस्था, जो राजनीतिक तौर तरीके, जो पृथक निर्वाचन की बात करते हो, या जो आप ये कहते हो कि साथ में मिलकर खाएंगे या साथ में अंतर्जातीय विवाह होगा या शिक्षा का प्रसार होगा, इन सब चीज़ों से हम दलितों का कल्याण कर सकेंगे,
तो ये उतने परिपक्व साधन नहीं हैं, अर्थात ये उतने उचित साधन नहीं हैं जिनके बेस पे हम दलितों को मुख्य धारा में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार के रूप में अपनाया जाना, अर्थात भारत जैसे विविध देश में व्यवहारिकता के इस पक्ष को लागू करना असंभव है। तो हम ये कर सकते हैं कि नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उच्च वर्ग की उन जातियों के हृदय को परिवर्तित कर दें। इसीलिए आप देखोगे कि गांधी क्या करता है कि खुद ही सफाई करता है। आप सोचो कि वैष्णव परंपरा के प्रतिपादक महात्मा गांधी का परिवार और स्वयं ही झाड़ू, सफाई, मतलब जितने भी काम होते हैं सेवा के, वो सारे स्वयं करते हैं। हरिजन उत्थान कार्यक्रम चलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक उच्च जाति का व्यक्ति जब निम्न जाति की व्यक्ति के कार्यों को करेगा तो वास्तव में निम्न जाति के व्यक्ति के अंदर ये सम्मान जगेगा और ये स्वाभिमान जगेगा कि हाँ यार, ये तो बड़ा अच्छा काम है। जैसे कि आप देखा होगा कि आज से कई वर्षों पहले जब भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, हालांकि इससे पहले भी कई सारे इनिशिएटिव चल रहे थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ी, जब बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ी, देखिए मोदी जी को लेकर आपके अपने मतभेद, मनभेद सब हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य मोदी जी की तारीफ करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि उस कार्यक्रम को बताना जिसको उन्होंने सम्मान की जगह पे, जिसको उन्होंने अपमान की जगह पे सम्मान में बदल दिया। उन्होंने क्या किया कि झाड़ू खुद हाथ में पकड़ी। सोचो, जब देश का एक प्रधानमंत्री झाड़ू लगाता है, जब देश का भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जब झाड़ू लगाते हैं, अब फोटो खिंचवाना वो देखो ड्रामा मत बताना यहाँ पे, ठीक है। उद्देश्य समझो, मेन काम क्या था, झाड़ू लगाई कि नहीं लगाई। क्या आपने उससे पहले कभी रोड पे झाड़ू लगाई थी? तो नहीं लगाई थी। फोटो खिंचवाने के लिए लगा देते तब भी नहीं लगाई थी। लेकिन इन लोगों ने लगाई, अर्थात इन लोगों ने झाड़ू लगा कर क्या शो किया कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो अन्य की अपेक्षा कमतर नहीं है, उनका सोसाइटी में सबसे बड़ा रोल है। और आप कोविड-19 के टाइम पीरियड पे देखोगे, जितने भी सफाई कर्मी थे उनको कोई फूलों की वर्षा कर रहा है, कोई उनको मिठाइयाँ दे रहा है, कोई उनको तालियां बजाकर स्वागत कर रहा है। सोचो उस सफाई कर्मचारी को कितना अच्छा लग रहा होगा कि अरे ये लोग ऐसे भी हैं, मतलब जिस धंधे में मैं हूँ या जो काम मैं कर रहा हूँ, ये काम अपमान का नहीं है, ये काम एक सम्मान का है। मैं इनकी ज़िंदगी का एक वाहक हूँ। आपने देखा होगा कि टाटा साहब ने अभी एक वीडियो पब्लिश किया था कि मेरा बाबा देश चलाता है, उसमें एक बच्चा बोलता है, कितना अच्छा वो वीडियो था। आप कभी देखना, ऑलरेडी मैंने किसी क्लास में इसी में डाला है, तो आप उसमें कभी देखिएगा, ठीक है। साथ ही आप देखना कि कई सारी ऐसी क्लिप्स आती हैं, जैसे कहा जाता है ना कि मम्मी कूड़ा वाला आया है, तो माँ क्या कहती है, बेटा कूड़ा वाले तो हम हैं, वो तो हमारा कूड़ा यहाँ से लेने आया है, समझे। तो ये विचार क्या है, हृदय परिवर्तन के। और ये हृदय परिवर्तन किसके करीब है, अंबेडकर के या गांधी के? तो गांधी के, समझ गए। तो गांधी जिस हिसाब से भारत का निर्माण करना चाहते थे, या गांधी जिस हिसाब से दलितों का उद्धार करना चाहते थे, आज दलित का उद्धार बेसिकली उसी रास्ते हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ आप समझ गए। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जब गांधी ये कहते हैं कि आप ये जो पृथक निर्वाचन है, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि पृथक निर्वाचन के आप पक्षधर मत बनिए, क्योंकि इससे तो हमेशा वो अपने आप को पृथकता का ही भाव रखेंगे, अर्थात उनके अंदर हमेशा ये रहेगा कि वो देश की इस मुख्य धारा के साथ में नहीं है, या वो देश की इस मुख्य धारा के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर नहीं चल सकते। तो ऐसे भाव को आप बीजारोपित मत करें, नहीं तो ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना के विपरीत होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने इस प्रश्न के उत्तर को गढ़ सकते हो। 3-4 पॉइंट बताओगे अच्छे से और इसका अच्छे से विश्लेषण कर दोगे। अब जब निष्कर्ष देने की बात आती है तो हम निष्कर्ष कैसा दें, प्रश्न ये बनता है। तो निष्कर्ष जब भी आप दें तो आपका निष्कर्ष मौलिक हो। मौलिक का मतलब कि किताबी कीड़ा पे आधारित ना हो। आप निष्कर्ष ये दे सकते हैं कि गांधी जिस भारत का निर्माण करना चाहते थे, अंबेडकर जिस भारत का निर्माण करना चाहते थे, वो वास्तव में समता, स्वतंत्रता और बंधुता के भाव पे आधारित था। उसमें अस्पृश्यता जैसी रूढ़िवादी और जातिवादी प्रथा की कट्टरता विद्यमान नहीं थी। उसमें सबके मत सहजता और सहृदयता का भाव था, अर्थात वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत, सबका साथ और सबके विकास की कृति के प्रति काफ़ी संकल्पित थे। अब ऐसे लिख सकते हो। क्यों ऐसे आपने लिख दिया? तो करंट से आपने ऐड कर दिया,
वर्तमान गवर्नमेंट से आपने ऐड कर दिया, और जो भी प्रश्न चेक कर रहा होगा उससे आपने उसकी भावनाओं से ऐड कर दिया, तो आपके उत्तर में अंक अन्य की अपेक्षा ज़्यादा आएंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आपने इस प्रश्न के उत्तर को काफ़ी डिटेल में समझा। हालांकि इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम अपनी मॉडर्न इंडिया की सीरीज में पढ़ेंगे। बाकी आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। क्लियर? तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।